सरस्वती भंडार में आपका स्वागत है। आज हम 10वीं बोर्ड की जो प्रश्नावली है मैथमेटिक्स में अध्याय नंबर 3 बहुपद के बारे में विचार करेंगे। तो बहुपद के जैसे ही हम प्रश्नावली शुरुआत करेंगे तो इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरीके से पार्ट वाइज वीडियो डालूंगा मैं। तो आपको ये जो बहुपद है इसको पार्ट वाइज देखना है, ठीक है। पहले 1 देखनी है, फिर 2 देखनी है, ऐसे नहीं हो डायरेक्ट हम पार्ट 4 देख लें, फिर हमें समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये बहुपद होता क्या है। तो यदि किसी व्यंजक में, मान लो तुम्हें कोई व्यंजक दिया हो, तो हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी व्यंजक में x की जो घात है, x की घात सदैव धनात्मक हो और साथ में धनात्मक के साथ में क्या होनी चाहिए, पूर्णांक भी होनी चाहिए, परिमेय रूप नहीं होना चाहिए। तो यदि किसी व्यंजक में x की घात सदैव धनात्मक पूर्णांक हो तो उस व्यंजक को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसे मान लो, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मान लो ये है कि जैसे तुम्हें एक बहुपद दिया है, जैसे 3x + 5, यहाँ x की उच्चतम घात कितनी है, 1 है, ठीक है। ये x तो चर है और ये 3 और जो 5 है वो क्या है, अचर है। तो यदि किसी व्यंजक में कोई x जरूरी नहीं है, x की जगह हम चर वैल्यू भी लिख सकते हैं, और चर का मतलब है कोई भी, जैसे x, y, z कुछ भी। तो 3x + 5 जो है ये एक घातीय व्यंजक है। ये क्या है, एक घातीय व्यंजक है। ये एक घातीय क्यों हुआ, क्योंकि इसमें x की उच्चतम घात कितनी है, 1 है, तो इसे बोलेंगे हम एक घातीय बहुपद। यदि x की उच्चतम घात मान लो 2 हो जाए तो हमें उच्चतम घात से मतलब है, यहाँ x की उच्चतम घात कितनी है, 2, तो इसे हम बोलेंगे द्विघातीय व्यंजक। इसे हम क्या बोलेंगे, द्विघातीय बहुपद। इसे हम क्या बोलेंगे, द्विघातीय बहुपद। और यदि इसमें x की घात 3 हो जाए अधिकतम तो इसे हम बोलेंगे त्रिघातीय बहुपद। इसे हम क्या बोलेंगे, त्रिघातीय बहुपद। तो बहुपद में यदि उच्चतम घात 4 है तो वो 4 घातीय बहुपद बन जाएगा, यदि उच्चतम घात n है तो वो n घात का बहुपद बन जाएगा। अब बात आती है कि बहुपद होने के लिए हमेशा जो x की पावर है वो धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये दे दिया x की घात -1 + 5, तो यहाँ पे देखो ये नेगेटिव नहीं होगी क्या। अब हमें इसको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते क्या, 1/x + 5, तो ये बहुपद नहीं है। जैसे मान लो आपको दे दी x की घात 1/2 + 5, अब वो तुम्हें कहेगी क्या ये बहुपद है क्या, तो ये परिमेय संख्या भी नहीं होनी चाहिए, ये परिमेय संख्या भी नहीं होनी चाहिए, तो ये भी क्या है, बहुपद नहीं है। तो हमें एक ही बात ध्यान रखनी है कि इसमें एक तो बटा में x कभी भी नहीं आना चाहिए। जैसे मान लो ये दे दे 3x + 5, अब देखो ये बहुपद लग रहा है, हमें एक घात का बहुपद लग रहा है, लेकिन इसके बटा में यदि x आ जाए या x की एक घात आए, चाहे x की ज़्यादा पावर आ जाए, तो वो बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यदि हम इसको अलग अलग करें, ये लघुत्तम के रूप में, और इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो देखो इसमें x में x कट जाएगा, लेकिन देखो इसमें x क्या हो गया, बटा में नहीं आ गया क्या, इसलिए इसको फिर हम बहुपद नहीं बोलेंगे। तो बहुपद के बारे में हमने ये बात की है कि बहुपद एक घातीय भी हो सकता है, द्विघातीय भी हो सकता है, त्रिघातीय भी हो सकता है। और बहुपद उसी को बोलेंगे जिसमें जो चर की घात है सदैव क्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, तो उस व्यंजक को हम क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। अब एक बात ध्यान रखना कि बात आती है शून्यक। शून्यक क्या चीज होती है, चर का ऐसा मान जो इस बहुपद में रखने पर, यदि बहुपद का मान 0 हो जाए तो वो उसका क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि चर का ऐसा मान जो बहुपद को शून्य कर दे, जो बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे, या हम ये कह सकते हैं कि संतुष्ट करे, तो वो उसका क्या कहलाता है, बहुपद का शून्य कहलाता है। तो वो बहुपद का क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। अब जैसे मान लो एक मैं उदाहरण देता हूँ आपको, जैसे मान लो एक बहुपद है, ये है 3x + 12।
मैंने मान लो x का मान लिया -4, तो यहाँ -4 रखो, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12 प्लस माइनस हो गया -12 प्लस 12, तो वैल्यू देखो कितनी आएगी 0। यदि किसी चर का मान, अब हमने x का मान कितना रखा -4 रखा, यदि चर की जगह हम कोई वैल्यू रखें और यदि उस बहुपद का मान सरल करने पर 0 हो जाए तो वो उसका क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। और इस शून्य को ही हम मूल भी बोलते हैं, इस शून्य को हम रूट भी बोलते हैं। इसके कई नाम हैं, इनको रूट भी बोल सकते हैं, मूल भी बोल सकते हैं और शून्य भी बोल सकते हैं। तो इससे हमें एक बात और पता चलती है कि यदि बहुपद द्विघात है, द्विघात बहुपद है, तो उसके शून्य की संख्या है, वो शून्य की संख्या कितनी होगी 2। यदि बहुपद एक घातीय है तो उसके शून्य की संख्या कितनी होगी 1। और यदि कोई बहुपद त्रिघातीय है तो उसके बहुपदों की संख्या भी कितनी होगी, शून्यकों की संख्या कितनी होगी 3 होगी। तो तीसरा है कि यदि त्रिघातीय बहुपद है, यदि क्या है त्रिघातीय बहुपद है तो उसके शून्य भी कितने होंगे 3 होंगे। और यदि n घातीय बहुपद है, यदि n घातीय बहुपद है तो उसके शून्य कितने हो जाएंगे n हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना है। तो अब बात आती है कि यदि किसी बहुपद के जितने भी शून्य हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे n हो, वो सारे शून्यकों को जब हम बहुपद में रखेंगे तो बहुपद का मान शून्य अवश्य आएगा। ठीक है, तो शून्य क्या होते हैं कि बहुपद में चर का ऐसा मान जो बहुपद में रखने पर वह बहुपद को संतुष्ट करता है, तो वह उसका क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। तो अब हम बात करते हैं कि हम अब हमारे जो 3.1 में जो हमारा टॉपिक है वो है द्विघातीय बहुपद। तो द्विघातीय का मतलब हो गया ऐसा बहुपद जिसमें x की उच्चतम ज्ञात क्या होती है 2 होती है, तो उसका जो व्यापक रूप है द्विघात बहुपद का, वो व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। इसको हम बोलते हैं द्विघात का बहुपद का व्यापक रूप। इसमें x² का गुणांक a है, x का गुणांक b है और ये अपने पास है c। तो हमें इसके जब शून्यक ज्ञात करने हो तो हमें इसके बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। एक तो हमें ये पढ़ना है कि इसके हमें शून्यक ज्ञात करने हैं। अब 2 घात का जो बहुपद होगा तो उसके शून्य कितने होंगे 2 होंगे, तो हमें इसको सरल करके शून्य के निकालने। तो हमने 9th क्लास में गुणनखंड विधि पढ़ी थी, तो इसके शून्य के निकालने के लिए 2 विधियां हमारे पास। एक तो है गुणनखंड विधि और एक विधि है हमारे पास श्रीधराचार्य विधि, श्रीधराचार्य विधि। इन दोनों विधियों की सहायता से हम द्विघात बहुपद के क्या कर सकते हैं, गुणनखंड निकाल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद में आता है शून्यकों में संबंध। शून्यकों में संबंध, तो शून्यकों में संबंध का मतलब क्या है, जैसे ये द्विघातीय समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c, इसके 2 शून्यक हैं। मैं एक मान लेता हूँ कि मानना इसके जो 2 शून्यक है वो एक है अल्फा और एक शून्यक है बीटा। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि ये जो शून्यक है इनका जो योग है, तो ये जो शून्यकों का जो योग है मतलब इन दोनों का योग अल्फा प्लस बीटा, इसका मान सदैव बराबर होता है। किसके बराबर होता है, x का गुणांक b और x² का गुणांक a उसके भाग के बराबर होता है। और यहाँ पे निशान किसका आएगा, माइनस का, तो ये -b/a के बराबर होता है। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, b किसका गुणांक है, b x का गुणांक है, तो हम ये लिख सकते हैं -x का गुणांक और बटा में लिख सकते हैं x² का गुणांक, x² का गुणांक। ठीक है बच्चों, ये तो है शून्यकों का योग। इसी प्रकार बात आती है कि एक संबंध और है शून्यकों का गुणनफल। तो हम बात करते हैं शून्यकों का गुणनफल। और गुणनफल कौन से शून्यक, इन दोनों का गुणनफल। तो इनको हम किससे लिखेंगे, अल्फा गुणा बीटा। और शून्यकों का जो गुणनफल है वो बराबर होता है c/a के। और c यहाँ पर क्या कहलाता है, अचर पद। तो हमको इसको ये भी लिख सकते हैं
अचर पद, ठीक है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, अचर पद। और ये जो a है बटे में, ये किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो इसे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये दो संबंध हमें याद रखने हैं। पहला संबंध है कि जो शून्यकों का जो योग है अल्फा प्लस बीटा वो बराबर होता है माइनस बी बटा ए के, और शून्यकों का जो गुणनफल होता है अल्फा बीटा वो बराबर होता है सी बटा ए के। ठीक है, ये बात आप एक बार दोबारा इसको रिपीट करके देख लेना। इसके बाद में जो हमारी 3.1 है हम उसके क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो 3.1 में पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 2, हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और हमें शून्यकों का एक तो योग दे रखा है तुम्हें, जैसे पहला सवाल है शून्यकों का योग दे रखा है -3, इसका मतलब हो गया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर में दे रखा है -3, और एक तुम्हें दे रखा है शून्यकों का गुणनफल, और तुम्हें शून्यकों का जो अल्फा बीटा जो गुणनफल है अल्फा बीटा वो तुम्हें दे रखा है 2। अब तुम्हें क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैं आज एक आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, जब तुम्हें शून्यकों का योग दिया हो और जब तुम्हें शून्यकों का गुणनफल दिया हो तो हम बहुपद कैसे निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला है, तो हम लिखेंगे द्विघात बहुपद वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिखोगे आप अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है। एक्स स्क्वायर ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग, और ये हो गया शून्यकों का गुणनफल। अब इसमें वैल्यू रख दो, तो अल्फ़ा प्लस वैल्यू बीटा की वैल्यू है -3, तो ये हो जाएगा -3x, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3x + 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा कि जब तुम्हें शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो तो हम इसकी सहायता से आसानी से बहुपद निकाल सकते हैं। इसके बाद में इसका जो दूसरा क्वेश्चन है तो उसने कुछ मान चेंज कर दिए। किताब आप पास में लेके बैठो और क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, वर्गमूल 2 है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 1/3, तो हमें केवल इसमें मान रखना है वर्गमूल 2x और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 1/3, मान रख दिया। अब हम है ना कोशिश यही करेंगे कि हर में कोई चीज़ ना आए, इसलिए 3 से इसको क्या करो, गुणा कर दो। तो 3 से गुणा करने पर तो इसको भी 3 से गुणा हो जाएगी, इसको भी 3 से गुणा हो जाएगी और इसको भी 3 से गुणा हो जाएगी। 3 में 3 का भाग कितनी बार जाता है, 1 बार जाता है। तो ये हमारे पास बहुपद हो गया 3x², 3 वर्गमूल 2x + 1, ये हमारा बहुपद आ जाएगा। इसी का जो तीसरा क्वेश्चन है, वैल्यू चेंज हो गई -1/4 और एक वैल्यू दे रखी है 1/4। हमें क्या करनी है, इसमें वैल्यू रखनी है, वैल्यू रख दो। तो x² माइनस -1/4x + 1/4, x² माइनस माइनस गुणा होके क्या हो जाएगा +1/4x + 1/4। 4 से पूरी समीकरणों को क्या करो, गुणा कर दो। 4 से गुणा करने पर गुणा करोगे तो इसको तो 4 से गुणा हो जाएगी, और इनको 4 से गुणा करेंगे तो 4 से 4 हट जाएगा, तो इसमें बचेगा x प्लस में इसमें कितना बचेगा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 4 नंबर क्वेश्चन है कि जब हमें योग और दिया हो 0 वर्गमूल 5, तो यहाँ पे रख दो x², ये 0 रख दो, यहाँ वर्गमूल 5 लिख दो। अब 0 से गुणा करोगे तो ये पद खत्म ही हो जाएगा, लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो x² प्लस ये हो जाएगा वर्गमूल 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे 4 दे रखा है, यहाँ पे 1 दे रखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 1, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में एक क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ भी 1 दे रखा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 1, तो x² माइनस x + 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये करना है। ठीक है, इसके बाद में एक क्वेश्चन और दे रखा है, प्रश्न नंबर 3 है कि किसी द्विघात बहुपद, तो तुम्हें एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 3 है किसका, 3.1 का। तुम्हें एक बहुपद दिया हुआ है f(x) बराबर में x² माइनस 8x + k। अब इसने कहा है कि शून्यकों के वर्गों का योग 40 है। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमें बहुपद दिया हुआ है इसके दो
कितनी घात बहुपद है? 2 घात बहुपद है। तो हम मान लेते हैं कि मानना बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा है। हमने ये मान लिया। अब हमें प्रश्न अनुसार क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में? प्रश्न अनुसार आप इस क्वेश्चन में देखना कि शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो। तो हमें दे रखा है कि शून्यकों के वर्गों का योग कितना है? 40 है। तो शून्यक कौन से? एक तो अल्फा है और एक है बीटा है। इनका वर्ग कर दो और उनका योग कितना है? 40। मतलब शून्यकों का वर्ग, इनका वर्ग कर दिया, का योग, इनका योग कितना है? 40 है। इसे दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? तो हमें k का मान ज्ञात करना है। इस k की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो आप बताओ कि शून्यकों का योग, अब शून्यक माने आपने अल्फा और बीटा, तो इनका योग का मैंने भी आपको फॉर्मूला बताया था कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है ना, वो बराबर होता है -b/a के। तो देखो b की वैल्यू कितनी है? -8। तो देखो x का जो गुणांक होता है वो है b, x² का गुणांक होता है वो है a, और जो अचर पद होता है वो है c। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो इसके गुणा में कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके गुणा में 1, तो इसका आ जाएगा 1। तो माइनस माइनस कट जाएंगे तो क्या हो गया? प्लस। तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी रह गई? 8। इसको दे देना आप समीकरण नंबर 2। अब आपको यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल भी निकालना है। तो शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का जो गुणनफल होता है अल्फा बीटा, उसका फॉर्मूला होता है c/a। यहाँ पर अचर पद c होता है, तो c की वैल्यू है k और a की वैल्यू है 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? k। तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई k। इसे दे देंगे हम समीकरण नंबर 3। अब हमें यहाँ पर एक बात याद रखनी है, ये बात इंपॉर्टेंट है कि आप बताओ कि अल्फा प्लस बीटा की घात 2 का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। ये फॉर्मूला होता है अल्फा² प्लस बीटा² प्लस 2 अल्फा बीटा। इसको आप गौर से देखो कि ये चीज़ तुम्हें दी हुई है, ये वाली चीज़ भी दी हुई है और ये वाली चीज़ भी दी हुई है। इन तीनों के क्या करो? मान रख दो। तो अल्फा प्लस बीटा का मान है 8, तो 8 की घात 2। अल्फा² प्लस बीटा² का मान दिया हुआ 40, तो ये आ जाएगा 40। 2 अल्फा बीटा का मान दिया हुआ k, तो यहाँ रख दो आप k। अब हमें k का मान निकालना है। यहाँ पर 8 की घात 2 है, तो 8 वाटू कितना हो जाएगा? 64। 40 प्लस 2 के बराबर हो जाएगा। इस 40 को आप इधर ले जाओ, तो 40 प्लस 2 के बराबर में 64, 2 के बराबर में 64। ये प्लस का 40 पक्षांतरण होकर उधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा? -40। 2 के 64 में से 40 घटाओगे तो कितना बचेगा? 64 में से 40 घटाओगे तो आपके पास आएगा 24। तो k की वैल्यू हो गई 24/2, और 24 में 2 का भाग जाएगा तो कितना आ जाएगी? k की वैल्यू हो जाएगी 12। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो एक बार आप इसको दोबारा बैक करके देख लेना। इसके बाद में हम पहला क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है। तो पहला क्वेश्चन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या होगा कि गुणनखंड सीखना होगा कि हम गुणनखंड किस प्रकार करते हैं। तो जो 3.1 है, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर करो और चैनल में सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाओ। धन्यवाद।